हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और करियर पाथ एडवाइज़र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल करियर में आगे बढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन, द ह्यूमन कनेक्शन इज द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस। ये फेमस कोट है पॉल जे मेयर, जो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो दोस्तों, जब बात होती है एक अच्छे कम्युनिकेशन की, चाहे वो रिटन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, हमें अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली रखना, स्पष्ट रूप से, ताकि दूसरों को अच्छे से समझ में आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी जब लोगों से बात करते हैं तो हम अपनी बात इतने स्पष्ट शब्दों में या क्लियर वर्ड्स में उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी बातों का ठीक वही मतलब निकले जैसा कि हम उन्हें समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल सेटअप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छे ईमेल को लिखने का, वो है एक स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर को फॉलो करना। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा ईमेल ज़्यादा अच्छे से हम तभी लिख सकते हैं जब उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हमारी जानकारी अच्छी हो। एक अच्छा ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पुराने समय से हम एक ही यूज़ करते आए हैं। तो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड ईमेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला होता है इसमें ग्रीटिंग, दूसरा होता है एक अच्छा सब्जेक्ट लाइन, तीसरा होता है कंटेंट या हम जिसे बॉडी बोलते हैं, चौथा होता है क्लोजिंग और उसके बाद होता है सिग्नेचर। अब इन सभी के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम लिखते हैं हाय, हेलो, डियर, गुड मॉर्निंग, ये सारे शब्दों का यूज़ करते हैं जिससे कि हम सामने जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरा आता है एक सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में दोस्तों ये गौर करने की बात है कि उसमें जो पूरी ईमेल का जो कंटेंट है, उसका थीम क्या है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वो ओवरऑल आपके पूरे कंटेंट का या जो ईमेल आप लिख रहे हैं उसके बारे में, वो सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी दे देता है। जब किसी को भी मेल रिसीव होता है तो सबसे पहले उसको सब्जेक्ट शो होता है जब तक कि वो मेल को खोलता नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक छुट्टी के लिए अप्लाई किया है तो आपका सब्जेक्ट मेल हो सकता है 1 डे और 2 डेज ऑफ सिक लीव, कैजुअल लीव, और उसमें डेट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं जिससे पढ़ने वाले को सब्जेक्ट टाइम में ही पता चल जाएगा कि आप उनसे कौन सी बात करना चाहते हैं। तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटेंट या बॉडी। कंटेंट या बॉडी की बात अगर हम करें तो इसमें दोस्तों हमें काफ़ी कॉन्साइजली, ब्रीफली, बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से सामने वाले को अपनी बात रखनी पड़ती है। इसमें दोस्तों हम बुलेट पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बातों को रीडर के सामने बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि वो कम से कम टाइम में हमारी बात को समझ सके और आसानी से उस मेल का जो इंटेंट है, बताने का जो इंटेंट है, उसे आसानी से समझ सके, उसका ध्यान रहे। कंटेंट और बॉडी के बाद बात आती है क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में हम ज़्यादातर जो प्रोफेशनली यूज़ करते हैं दोस्तों, वो होता है रिगार्ड्स, जिसमें हम बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स यूज़ करते हैं। केवल बेस्ट भी लिखते हैं, सिंसियरली का भी यूज़ करते हैं। तो ये क्लोजिंग के रिमार्क्स होते हैं कि हम दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं और उसको प्रॉपर क्लोजर कर रहे हैं। थैंक यू भी लिख सकते हैं अगर हम किसी तरह का फेवर उनसे ले रहे हैं। और इसके बाद एक क्लोजिंग लाइन हम जरूर मेंशन करते हैं कि लुकिंग अहेड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू, या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। कुछ ऐसा वर्ड अगर हम एक जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, तो इस केस में हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट होता है दोस्तों, वो होता है सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका अपने एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन और कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस का आइकन होता है, लिंक होता है। और अगर आप खुद किसी को फॉर्मली मेल भेज रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हो सका,
तो फिर आप उस केस में अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके ठीक नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, और उसके नीचे अगर आप चाहें आपकी लिंक्डइन जैसे किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की, पोर्टल की आपकी आईडी है, तो उसका लिंक भी वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डू नॉट फॉरगेट अटैचमेंट्स। यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर को अपना रेज्यूमे और कवर लेटर शेयर करने वाले हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप उस अटैचमेंट को ही उसमें अटैच कर दें। जो भी आपके इनक्लोजर्स हैं उसको सबसे पहले आप पूरी मेल को लिखने से पहले आप उसे अटैच कर दें, ताकि अब तो ऐसे मेल फीचर्स आ गए हैं कि अगर आप भूल गए तो उसमें आपने अगर कहीं लिखा है कि प्लीज़ फाइंड दी अटैच्ड फाइल्स, या आपने मेंशन किया है कि मैंने रेज्यूमे और कवर लेटर इसमें अटैच करना हो, तो अब वो एक बार आपको रिमाइंड करा देता है जब आप मेल भेजते हैं। आउटलुक में ऐसे फीचर अवेलेबल है। मगर ये स्टैंडर्ड एक अप्रोच हो सकता है कि हम पहले ही उस फाइल को अटैच कर दें। अगर हम जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना कवर लेटर और रिज्यूमे उस मेल में अटैच कर लेना है, और इसके बाद फिर हमें जो मैंने इससे पहले अभी आपको बताया है कि पूरा जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ईमेल का, फिर वो हमें फॉलो करते हुए पूरे मेल को कंपोज करना है, ताकि जब हम मेल भेजें तो ऐसा ना हो, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ना क्रिएट हो जाए कि जब मेल पहुंचे और पता चला उसमें हमने लिखा हुआ है प्लीज फाइंड द अटैचमेंट्स और अटैचमेंट मिसिंग है। तो हमें इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें अटैचमेंट्स को उसमें इनक्लोज कर देना है, मेल के साथ अटैच कर देना। तो दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एक अच्छे ईमेल को लिखने के लिए, वो है राइट द वे यू स्पीक। आपको एक कॉन्वर्जेशनल स्टाइल अपनाने की ज़रूरत है कि जो रीडर आपका है, जो इस ईमेल को पढ़ रहा है, वो उसे ऐसा लगे कि आप उसके साथ एक बातचीत कर रहे हैं, एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है उसका आपके साथ। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपने कोई एक नॉवेल का स्टाइल लिख दिया है जिसमें आप कोई इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, मगर वो कनेक्ट फील नहीं हो पा रहा है रीडर के साथ। तो आपको इसे कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखना है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन का बेसिक आइडिया क्या है, हमें अपनी थॉट्स, फीलिंग्स या आइडियाज़ को शेयर करना। मगर अगर हम बातचीत के वे में अगर उसको शेयर करेंगे तो सामने वाला जो उसका रीडर होगा वो उसके साथ ज़्यादा बेटर कनेक्ट फील कर पाएगा, और शायद जो आप अपनी बात उसके साथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो जाएगा। चाहे वो आपके अपने मैनेजर के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही रोबोटिक लैंग्वेज में न लिखने की बजाय हमें अपने थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को इस तरीके से शेयर करना है कि सामने वाले को वो एक कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज लगे और उसको उस कंटेंट के साथ एक कनेक्ट फील हो, जिससे कि वो उसका सही मतलब निकाल सके। तो दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है राइट फर्स्ट देन एडिट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई ईमेल लिख रहे हों तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसे पहले अच्छी तरीके से लिख लें। अगर आप हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को बहुत ही परफेक्ट बनाने की कोशिश में रहेंगे तो वो पूरा ईमेल लिखने में शायद अभी ज़रूरत से ज़्यादा आपको टाइम लग जाए। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आप लिखना चाहते हो उसे पहले आप एक उसका विजुअल अपीयरेंस अपने दिमाग में बना लीजिए, और उसके बाद उसे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप उनको आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक या उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप एक बार रिफ्रेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमें उसे जैसा भी हमने सोचा हुआ है पहले हमें उसे लिख लेने की ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर जो भी हमने अपने दिमाग में बैठाया है पहले हमें उसे लिख लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर जो भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या हम उसे दोबारा से अपनी किसी आइडिया को उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेना चाह रहे हैं तो वो हम रीस्ट्रक्चरिंग का काम भी बाद में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक इफ़ेक्टिव ईमेल हम आसानी से लिख सकते हैं जिसकी
ज़रूरत हमें अपने प्रोफेशनल सेटअप में पड़ सकती है, किसी जॉब एप्लीकेशन को भेजने में लग सकती है, कोई एक डॉक्यूमेंट किसी के साथ अगर हमें शेयर करना है तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग के ऊपर। जो भी मैंने आपको स्टेप्स या टिप्स बताए हैं, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ईमेल लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको फॉलो करना होगा करियर पाथ एडवाइज़र को। और दोस्तों मैं ये भी चाहूँगा कि कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, या आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप पिन कमेंट में मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और एक बार फिर से करियर पाथ एडवाइज़र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतनी जल्दी इतना सारा प्यार इस चैनल को देने के लिए, और 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अब हमारी फैमिली में, करियर पाथ एडवाइज़र फैमिली में जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले इन सभी सब्सक्राइबर का, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारी पुरानी वीडियोस को देख चुके हैं, उन सभी व्यूअर्स का भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज एक फिर से इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस टॉपिक का नाम है 6 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर लाइफ। कुछ ऐसी ज़रूरी बातें अगर दोस्तों हम अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, अगर उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देने को पता चल जाए तो शायद हम उसे बेहतर और सही समय पर अचीव कर लेंगे। तो आइए दोस्तों फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सेट क्लियर गोल्स। लाइफ में हमें क्या करना है, क्या हासिल करना है, अगर इसकी जानकारी हमें पहले हो जाए और उसके लिए हम एक गोल बना लें अपनी लाइफ में, तो हमारी जो लाइफ होती है और वो जो गोल अचीव करना होता है, दोनों बेहद आसान हो जाती है। तो दोस्तों हमें एक बार में 1 से 2 गोल्स पे ही फोकस बनाना चाहिए और उन्हें छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ से अगर दिल्ली जा रहे हों और दिल्ली की कुल दूरी 500 किलोमीटर है, तो हम जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स रास्ते में पड़ेंगे वो हमें बताएंगे कि हम अपनी मंजिल के कितने करीब हैं। मान लीजिए अगर हम थोड़ी दूर गए और हमें मिला कि अब 450 है किलोमीटर, फिर 350 किलोमीटर है, फिर 300 किलोमीटर है, तो हमें पता रहेगा कि हम सही रास्ते पर हैं और हम सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे गोल्स और 1 या 2 गोल्स पर ही आप शुरुआत में फोकस करें। तो दोस्तों जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बिल्डिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। आपने सुना होगा जो लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं पाती है अचीव करने से। आप देखते होंगे उनका जो ऑरा होता है, उनके आसपास का जो ऑरा होता है, उसमें अगर आप आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होता है और आपको भी लगने लगता है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप किसी एक मेंटर आपके लाइफ में हो सकता है जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने के लिए हेल्प करे। आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको एनकरेज करते हों अपने गोल को अचीव करने के लिए और पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाते हों। तो दोस्तों ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। तो दोस्तों जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एस्टेब्लिशिंग हेल्दी हैबिट्स। आपको मालूम होगा कि हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं या बनते हैं, वो उनमें हमारी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक अच्छा हैबिट हम बना के रखते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हम अपनी नींद पूरी करते हैं, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी हमारा साथ देगी किसी भी काम को करने में। हेल्दी हैबिट से मतलब है यहाँ पर दोस्तों अपने शरीर के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। अगर हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम फोकस करने में हमें परेशानी नहीं होगी।
हम किसी भी काम को फोकस के साथ कर सकते हैं और उसे लंबे टाइम तक बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दोस्तों, हमें अपने शरीर के साथ साथ हमें अपने कुछ हैबिट्स को भी ऐसा मेंटेन करके रखना होगा जिससे कि हमें अपना अल्टीमेट गोल अचीव करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बल्कि वो हमारी हेल्दी हैबिट्स हमें सपोर्ट करें हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताना, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, उनके साथ किसी तरह का गेम खेलना, उनके साथ चिल करना, ये बातें हमें ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्ड करने के साथ साथ हमारे रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे कि लाइफ जो हमारी होती है वो बेहतर बनती है। तो दोस्तों, हमें ये इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनसे हमारी अच्छे रिलेशंस हों। अगर फैमिली के साथ हम अच्छा समय बिताते हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके इंटरेस्ट को जानते हैं और अगर वो हमारे इंटरेस्ट से अलाइन करता हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। दोस्तों, तो इसीलिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। फॉर्मल एजुकेशन के अलावा हमें अपने पूरी लाइफ में अपनी लर्निंग को हमेशा जारी रखना चाहिए। इससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। हमें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है, हम अवेयर होते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। आप ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, आप अच्छी नॉवेल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। इसके अलावा आप वर्कशॉप्स अटेंड करिए, शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, जिससे कि आपकी स्किल्स हमेशा अपडेट और अपग्रेड होती रहें। छठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक टाइम मैनेजमेंट का टूल यूज़ किया होगा, हमने टाइम टेबल्स बनाए होंगे, मगर हम उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं। मगर दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का सीधा रिलेशन है हमारी प्रोडक्टिविटी से। अगर हम अपने पूरे दिन के टास्क में हम प्रायोरिटी सेट कर लें कि कौन से टास्क को हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और उस पर प्रायोरिटी सेट करनी है बाकी दूसरे टास्क के ऊपर, तो डेफिनेटली दोस्तों वो टास्क भी हमारा कंप्लीट होगा और हमारी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमें अपने मोबाइल हैंडसेट का यूज़ करके, चाहे हम अपने साथ एक छोटी डायरी भी रख सकते हैं जिसमें हम अपने पूरे दिन के सारे टास्क को लिख सकते हैं, जिसमें कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी का टास्क होगा उसे हम सबसे ऊपर रखेंगे और लीस्ट प्रायोरिटी के टास्क को नीचे रखेंगे। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास किसी भी काम को करने का टाइम नहीं रह जाता है या वो किसी काम को टाल देते हैं अगले दिन के लिए, तो अगर वो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करेंगे और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेंगे अपने किसी बड़े काम को, तो वो देखेंगे आसानी से उनका टाइम भी मैनेज हो पा रहा है और वो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और एक समय के बाद फिर उन्हें दिखने लगेगा, बहुत विजिबल हो जाएगा कि उनका कोई भी काम अधूरा नहीं रह जाता है या छूट नहीं जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो थी 6 सिंपल स्टेप्स की जिससे कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर शामिल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे ये भी बताने की कोशिश करिए कि मैं अगला कौन सा टॉपिक ऐसा चूज़ करूं जिसके ऊपर मैं एक सेशन बना सकूं और वो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। हाय, क्या आपको लगता है कि आपकी बातों से जल्दी ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है? लोग आपकी बात सुनते तो हैं पर उस पर ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप जैसा जवाब लोगों को देते हैं या तो वो उन्हें समझ में नहीं आता है या तो वो उसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हेलो, माय नेम इज विशाल और करियर पाथ एडवाइजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं
उसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आइए फिर शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेट करने से हमें अपने आइडियाज और फीलिंग्स को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करने में हेल्प मिलती है। साथ ही उनके आइडियाज और फीलिंग्स को भी हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसा हम अपनी आइडियाज और फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करते हैं या दूसरों के आइडियाज और फीलिंग्स हमारे साथ शेयर होते हैं, उसी बेसिस पर हम उनके साथ अफेक्शन या हेट्रेड डेवलप करते हैं और इसी बेसिस पे हमारे रिलेशंस पॉजिटिव या नेगेटिव बनते हैं। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब एक तरफ सेंडर हो और एक तरफ रिसीवर। जब आपकी बात को डिकोड करने वाला सही कंटेक्स्ट में आपके सामने होगा, तभी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आपने जो भी बात कही है, अगर वो सही कंटेक्स्ट में उसे समझ लेगा और उसके ऊपर वो अपना फीडबैक देगा या रिस्पॉन्ड करेगा, तभी कम्युनिकेशन होना पॉसिबल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने के लिए किन स्किल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो है कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स टू बी टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स। सबसे अधिक समझने वाला साफ स्टेटमेंट अक्सर ब्रीफ होता है या छोटा होता है। वर्बल या रिटन फॉर्म में कंसाइजली बोलने से आप सबसे आसानी से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे रीडर या लिसनर को आपकी बात इंटरप्रेट करने या समझने में आसानी होती है। स्पीच या प्रेजेंटेशन तैयार करते समय, दूसरों से बातचीत करते समय या ईमेल लिखते समय आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज करना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स या सेंटेंसेस को यूज करने से बचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात रखना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लियर। कन्वे योर मैसेज इन अ इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस while speaking और writing। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करके और रीडर को समझने के लिए सारी नेसेसरी डिटेल्स को इकट्ठा कर उसे क्लियर मैसेज देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने मैनेजर को एक मेल लिखते हैं अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए, रेज के लिए, तो एक अनक्लियर मैसेज का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं अपने एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में पोटेंशियल चेंज के बारे में सोच रहा हूं, कैन वी टॉक। और इसी मैसेज को अगर हम क्लियरली कन्वे करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू डिस्कस माई कॉम्पनसेशन विद यू, कैन यू शेयर some of the available slots or time in your calendar to discuss about it. Always remember, people should not have to read between the lines and make assumptions on their own to understand what you are trying to say. Effective communication का जो तीसरा सबसे important point है वो है concrete. When your message is concrete, your audience has a clear picture of what you are telling them. Solid और specific तरीके से अपनी बात को रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अपनी डिस्कशन में कभी भी इंटेंजिबल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम टेंजिबल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और एक्शंस को इंक्लूड करें, जिससे कि जो हमारा रीडर है या लिसनर है उसे हमारी बात बहुत ही साफ और क्लियर शब्दों में समझ में आ जाए। इजी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिससे कि लिसनर को
हमारी बात को विजुलाइज करने में आसानी हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेक्टनेस। मेक श्योर all the facts and figures are accurate with no grammatical errors. Always proofread your work before presenting it. हमेशा अपने कम्युनिकेशन में आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी तरह का उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, किसी भी तरह का फैक्ट या फिगर गलत रिपोर्टेड ना हो, या उसमें इनएक्यूरेसी किसी तरह की ना हो। Always remember, a correct message with viable facts will add credibility to your work. Effective communication का पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है completeness. आप ये बात इंश्योर करें कि आपने अपने मैसेज में सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को शामिल कर लिया है। When your message is complete, your audience knows exactly what needs to be done. अधूरा मैसेज कम्युनिकेट करने से शायद सामने वाला आपकी बात बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा। आप हमेशा 5 Ws को याद कर लें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, व्हाट, करियर पाथ एडवाइजर एक काउंसलिंग सेशन प्लान कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। व्हेन, 5 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे। वेयर, जेपी ऑडिटोरियम, गोमती नगर, लखनऊ। वाई, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है करियर पाथ में आगे बढ़ने के लिए। हु, करियर पाथ एडवाइजर और उसकी टीम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है courteous. Being courteous is the most important attribute of communication. हमेशा फ्रेंडली और ऑनेस्ट रहें। कम्युनिकेट करते वक्त बोलने वाले की रिस्पेक्ट करें। So even if you have some feedback during a conversation, try to listen the speaker first and then provide your feedback in a constructive manner. याद रखें कि जब कोई सामने बोल रहा हो तो हमें उसकी ध्यान पूर्वक बातें सुननी भी ज़रूरी है, ताकि वो जो सही मैसेज हमें मुझे देना चाह रहा है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडरेट होना। कंसीडरेशन इज सिंपली कीपिंग इन माइंड द ऑडियंसेस रिक्वायरमेंट्स एंड व्यूज व्हाइल यू फॉर्मुलेट योर मैसेज। कम्युनिकेशन में हमेशा याद रखें कि आप पोलाइट रहें, ताकि लोगों को यह शो किया जा सके कि बातचीत के दौरान आप उनका और उनकी हर बात का रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरे लोगों से बातचीत के दौरान आपको उनकी प्रेफरेंसेस, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में और उनके इंटरेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स या लाइफ स्किल्स के ऊपर आप किन सेशंस में चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। चाहते हैं कि और क्या बेटर चॉइसेस हो सकते हैं इस समय के करंट इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से, आप ऐसा कौन सा करियर आप चूज कर सकते हैं, या एंटरप्राइज डेवलप करने का अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो ये आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताने की कोशिश करिएगा। और इस तरह की मोर वीडियोज़ के लिए आप करियर पाथ एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे आपके लिए कम पड़ते हैं? आप चाहे स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर का काम करते हो, क्या आपको काम को टालने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों कुछ लोग लाइफ में जल्दी सक्सेस को पा लेते हैं और कुछ लोगों को उसी सक्सेस को पाने के लिए ज़्यादा समय लगता है? तो आइए दोस्तों, आज कुछ 7 ऐसी टिप्स के बारे में बात करें जिससे आप अपनी टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 है
नो योरसेल्फ यानी खुद को जानो। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं कि एक लेट नाइट पर्सन हैं। आपको ये पहचानना होगा कि कब आपका एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है। इसके पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं सर्केडियन रिदम क्या होता है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है 24 घंटों में जो कोई फिजिकल, मेंटल या बिहेवियरल चेंज एक ऑर्गेनिज्म महसूस करता है उसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। आपको जानने की ज़रूरत है कि कब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दिन का वो हिस्सा सबसे प्रोडक्टिव कामों के लिए आप रख सकते हैं। कब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है, तब आपको कौन से काम करने की ज़रूरत है। या आप कब बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और तब आपको एक पावर नैप लेने की ज़रूरत है, या आपको चाय या कॉफ़ी पीने की ज़रूरत है। पूरे दिन को इस तरह के शेड्यूल में डिवाइड करने से आप बहुत आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किसी भी अलग तरीके के टूल को आपको लेने की या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं। दोस्तों, दूसरी टिप है पावर ऑफ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। यह सबसे पुराना और कारगर तरीका होता है। लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की बजाय हमें आइजनहार मैट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। आइजनहार अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति थे जो अपने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। इस सिंपल मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है वो काम जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। दिन के ऐसे सारे काम जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो और इम्पॉर्टेंट हो, उनको हाई प्रायोरिटी पे रखते हुए आपको करना चाहिए। दूसरे काम होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते हैं मगर इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे कामों को आप करना तो ज़रूरी है, मगर ये अर्जेंट बेसिस पे आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे काम होते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं मगर इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ऐसे कामों को आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं या इसे कुछ समय बाद आप कर सकते हैं। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे काम जो ना तो अर्जेंट है ना तो इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम आपकी एनर्जी और टाइम को तो कंज्यूम करते हैं मगर किसी भी तरह की प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। तो ऐसे कामों को हमें अपने शेड्यूल से एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। दोस्तों, तीसरी टिप है पावर ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग की ताकत। सिर्फ काम ही नहीं, आप सब कुछ शेड्यूल करिए। चाहे खाना पीना हो, आराम करना हो, अपने शौक की चीज़ें करनी हो, इनके लिए भी आप अपने पूरे दिन में शेड्यूल ज़रूर बना लें। आप इसके लिए पुराना तरीका, चाहे आप कागज़ पेन का यूज़ कर सकते हैं या किसी शेड्यूलिंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उस तरीके से शेड्यूल बनाएं और इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से आपको फिट रहने की ज़रूरत है एक अच्छे से टाइम को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, चौथी टिप है कनकर डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाओ। काम करते वक्त आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए और उसमें ऐप के जो अलर्ट्स हैं उनको भी आप बंद करिए, क्योंकि सोशल मीडिया के अलर्ट्स हमारे ध्यान को बहुत आसानी से भटका देते हैं और हम कोई भी काम करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में चले जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हमारी टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही हाईली अफेक्ट करती है और हमें काम न करने की आदत को बढ़ावा देती है। दोस्तों, हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह की जो भी भटकाव वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहना है। कोशिश करें ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पे शोर कम हो और आपको जो भटकाने वाली चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान भटका ना पाएँ। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की जो आदत होती है वो हमारे टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसी जो भी भटकाव वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बनानी है और अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। दोस्तों, पांचवी टिप है बैच सिमिलर टास्क यानी मिलते जुलते कामों को एक साथ करो। इसमें दोस्तों या तो हम फ़ोन कॉल को और ईमेल्स को एक साथ क्लब कर सकते हैं, मैसेजेस को, ईमेल्स को एक साथ क्लब कर सकते हैं,
या हम खरीदारी करते समय फ़ोन कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। इस तरह के कामों को एक साथ क्लब करने से हमारे कई कामों को करने के लिए हमें अलग-अलग समय नहीं निकालना पड़ेगा और एक बार में हमारे ये सारे काम एक साथ हो जाएँगे। तो ज़रूरी है दोस्तों कि एक साथ जो कामों को हम क्लब कर सकते हैं, एक कामों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जो एक ही नेचर के हों, हम उन्हें एक साथ जोड़कर हम अपने टाइम को बचा भी सकते हैं और अपनी उस टाइम और एनर्जी को दूसरे कामों में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों कि मिलते जुलते कामों को हम एक साथ क्लब करें और जो बचा हुआ टाइम हो हम दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगाएं ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और हमारा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके। दोस्तों, छठवीं टिप है लर्न टू से नो। ना कहना सीखो। आपका वक्त कीमती है, तो ऐसे कामों को जो अनप्रोडक्टिव हों या आपके प्रिफर्ड टास्क या प्रायोरिटी वाले टास्क को बिगाड़ते हों, ऐसे कामों को आप ना कहना सीखिए। जब भी पॉसिबल हो काम को बांटना सीखिए। चाहे आप प्रोफेशनल सेटअप में हो, घर पे काम कर रहे हो या कोई स्टूडेंट हो, कोशिश करें दूसरों से मदद लेने के लिए या दूसरों में काम को डेलीगेट करने के लिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बल्कि जो अनप्रोडक्टिव कामों में आप अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले थे उससे आप बच भी पाएंगे। सातवीं टिप है दोस्तों, एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीले बनिए, फ्लेक्सिबल रहिए। अचानक कुछ भी हो सकता है, तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें कि कोई ऐसे अचानक से आपके पास अर्जेंट काम आ जाए या इम्पॉर्टेंट काम आ जाए जो आपके शेड्यूल को बिगाड़े, तो अपने शेड्यूल को उसके अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश हमेशा करिए, क्योंकि ये लाइफ हमारी ऐसी है कि बहुत सारे अनसर्टेन चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। कोई इस तरह का काम, अर्जेंट काम आ जाए जिसकी वजह से आपके शेड्यूल को बनाने की ज़रूरत पड़े, दोबारा से आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। और याद रखिए दोस्तों कि हमेशा छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना ना भूलिए। हमेशा जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं आपके, उनका आप हमेशा सेलिब्रेट करिए, जिससे आपका मोटिवेशन लगातार बना रहे और आप अपने तय किए हुए रास्ते और गोल को अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। याद रखिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। हमेशा प्रैक्टिकल करके देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर काम कर रही है और कौन सी नहीं। इन टिप्स को अपनाकर आप भी अपने लाइफ पे कंट्रोल पा सकते हैं और लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो भी आपने प्लान किया हुआ है। साथ ही आप उन चीज़ों के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वो कौन से टाइम मैनेजमेंट के टूल्स को या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे आपकी लाइफ आसान बनती है। और प्लीज़ आप पिन कमेंट में ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा किसी हेल्प की ज़रूरत है टाइम को मैनेज करने के लिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपकी हेल्प हो सकती है। आप अगर दिए हुए ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी को भेजते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और करियर पाथ एडवाइज़र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। एक हम न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी डे टू डे और प्रोफेशनल लाइफ में। क्या हो दोस्तों, अगर हम कुछ सिंपल से कमांड दें, हम कुछ बातचीत के वे में प्रॉम्प्ट दें और हमारी एक पूरी वीडियो बनकर तैयार हो जाए। हमें सिर्फ टेक्स्ट कमांड देने हैं, हमें इसके अलावा कोई भी इनपुट ना देने की ज़रूरत पड़े। हो जाएगा ना अपना काफ़ी काम आसान। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ओपन एआई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई की। चैट जीपीटी जिसके 180 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबल यूज़र्स हैं, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कल ग्रेग ब्रुकमैन ने, जो ओपन एआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है सोरा, एक टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल होगा जो हेल्प करेगा आपको सिंपल से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने के लिए, और वो प्रॉम्प्ट देने के बाद एक वीडियो आपकी बनकर तैयार हो जाएगी।
ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। इसके बारे में जो OpenAI के CEO हैं उन्होंने भी, सैम अल्टमैन ने भी अपने ऑफिशियल ब्लॉग में 2 से 3 वीडियोस पोस्ट की हैं और उसके ऊपर यूज़र्स से प्रॉम्प्ट्स मांगे हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें 2 गोल्डन रिट्रीवर्स माउंटेन में बैठकर पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस डालकर वो क्यूरियोसिटी जानना चाहते हैं, विलिंगनेस जानना चाहते हैं कि यूज़र्स की या आम पब्लिक की क्या उस पर व्यूज़ होंगे, क्या ओपिनियन होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो कि OpenAI का सपोर्टर है, OpenAI स्टार्टअप का सपोर्टर है, वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस के लिए हमेशा जाना जाता है। तो ये देखना खास होगा कि सोरा को किस तरह से मार्केट में लॉन्च किया जाता है और इसके जो नज़दीकी कॉम्पिटिटर है गूगल बार्ड, जो कि अब जेमिनी नाम से जाना जाता है, वो किस तरह से इसे ओवरकम कर पाएगा या वो अपनी किसी नए क्रिएटिविटी के साथ यूज़र्स के सामने आएगा और वो बीट करेगा ChatGPT को। दोस्तों, सोरा एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होने के साथ साथ बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जो आज की ज़रूरत है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए। दोस्तों, अब देखना ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आने के बाद कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और कितना ज़्यादा हम इसका प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अभी सोरा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टेस्टर्स के लिए, डिज़ाइनर्स और कुछ आर्टिस्ट के लिए एक्सेसिबल है। सोरा कुछ इंटरनल ऑडिट्स और फीडबैक्स के आधार पर उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उसे पब्लिक डोमेन में उतारा जाएगा ताकि उसका एक सही यूज़ हो सके। तो दोस्तों, सोरा की जो ख़ास बात है वो ये है कि वो इमेजिनेटिव और रियलिस्टिक दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स सीन्स को मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ बना सकता है, जो कि बहुत ही, मुझे लगता है, नेक्स्ट लेवल का AI रिवॉल्यूशन है ये। और मुझे लगता है कि इसके आने के बाद कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी और दोस्तों, सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टूल होने वाला है। तो दोस्तों, सोरा के बारे में एक ख़ास बात ये भी बताई जा रही है कि वो जो भी कैरेक्टर्स जनरेट करेगा उनके इमोशंस बहुत ही रियलिस्टिक होंगे। इनकी जो एक्यूरेट डिटेल्स होगी सब्जेक्ट या बैकग्राउंड की, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक होगी। तो ये सोरा के बारे में ऐसी ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट से बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी OpenAI की टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल सोरा के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।